तो दोस्तों स्वागत है आपका डे 60 ऑफ आवर डेली बीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम में, जिसमें हम यूपीएससी के द्वारा पूछे गए वेरियस एग्जाम में पूछे गए उनके क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं, उनके ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं। ये देखते हैं कि वहां से फ्यूचर में सीएससी में आपके लिए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। और अब आने वाली कुछ एक वीडियोस को आप मिस बिल्कुल मत करना, क्योंकि यूपीएससी की ये टेंडेंसी है कि जो उनके रीसेंट एग्जाम होते हैं, जैसे ये कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का प्रिलिमिनरी एग्जाम है जीएस का 2024 का, इसी साल का, और इस साल का जो सीडीएस होगा अभी सीडीएस 1 एग्जाम, राइट। और राइट जो सीएससी से पहले के उन्होंने इस साल एग्जाम ले रखे होते हैं, उसमें वो एक हिंट छोड़ जाते हैं कि सीएससी में वो पूछने क्या वाले होते हैं, राइट। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनकी नजर में है, स्पेशली जो लोग करंट अफेयर से परेशान हैं। मैं बता रहा हूँ, इन 3-4 पेपर से आपके कम से कम 10 से 12 करंट अफेयर के क्वेश्चन के हिंट आपको मिलते हैं कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है और वहीं से अच्छे से आपके बनेंगे भी। तो ये सब अब अगली कुछ एक वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट इकोनॉमी वाली सीरीज। शुरू करते हैं। ये कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का एग्जाम का पेपर था। इस क्वेश्चन को देखो जरा, आपको लगेगा कि ये एकदम ठीक है, स्टैटिक टाइप का आपका जो एक साइंस एंड टेक रहता है, पर्टिकुलरली जो आपके 10th तक का जो है ना, जो टिपिकल साइंस एंड टेक साइंस रहता है, साइंस बेसिक साइंस, जिससे कि यूपीएससी नॉर्मली सीएससी में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती है। बट भाई साहब, मैं आपको बताऊंगा यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा इस एक 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 चीज से, कि which one of the following experiments explain the wave nature of electromagnetic radiation? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो कि काफी फेमस भी है, या फिर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक बार पॉज कर लीजिए, सोचिए कि इसका आंसर आप क्या लगाते हैं, और आंसर है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम ये जानेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह, बेसिकली ये डिफ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनेगा। नंबर वन, मैं बताऊं कैसे क्वेश्चन बनेगा। 2021 का क्वेश्चन पेपर देखना, उसमें उन्होंने पूछा था कि लाइट ईयर को, ठीक है, लाइट को एज ए मेजरमेंट फॉर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, आप लाइट को यूज करते हैं। आप अगर एस्ट्रोनॉमी को लार्ज स्केल में मेजर करना चाह रहे हैं तो आप लाइट ईयर का यूज करते हैं। व्हाई लाइट इज यूज्ड फॉर दैट। एक ऑप्शन में ये भी था कि लाइट जो है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स अ स्ट्रेट पाथ। क्या ऐसा होता है? नो, एग्जैक्टली नॉट, क्योंकि लाइट में स्कैटरिंग भी होती है, उसमें डिफ्रैक्शन भी होता है, उसमें रिफ्रैक्शन भी होता है, राइट। ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेसिकली क्या है, अगर कोई ऑब्स्टेकल, इन सिंपल टर्म्स, वेरी वेरी सिंपलेस्ट टर्म्स में, अगर कोई ऑब्स्टेकल लाइट के सामने आता है, तो वो लाइट उस ऑब्स्टेकल, ठीक है, को एक तरीके से उसको सराउंड करने की, ठीक है, एक एक तरीके से खुद को वहां से मोड़ने की कोशिश करती है, राइट। तो दिस इज बेसिकली डिफ्रैक्शन। और यही चीज आपको जो सिल्वर लाइनिंग होती है, ठीक है, जो बादलों में आपको सिल्वर लाइनिंग मिलेगी, उसमें भी आपको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना देखने को मिलेगा। तो एक अपने आप को फोल्ड करने की एक जो लाइट की टेंडेंसी रहती है, वो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, उसे कहते हैं। और यही बताती है कि लाइट एक तरीके से वेव के तौर पे काम कर रही है, ठीक है। जो वेव फंक्शन ऑफ लाइट है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, राइट। सो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द आंसर। नाउ ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन is basically a term used to describe a relationship between object का temperature and wavelength of electromagnetic radiation it emits. ब्लैक बॉडी बेसिकली एक आइडियलाइज्ड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, एक आइडियलाइज्ड ऑब्जेक्ट है जो कि सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। एक ऐसी बॉडी को हम ब्लैक बॉडी कहेंगे। तो जब ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आसपास से आने वाली को एब्जॉर्ब कर देगा, उसके बाद ये थर्मल रेडिएशन एमिट करना शुरू कर देता है, ठीक है, हीट के फॉर्म में रेडिएशन एमिट करना शुरू कर देता है। उसी को हम बेसिकली ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। एक और बात, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा, मान लो अगर मैं आपको पूछ लूं कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये मैंने कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, लर्नर से साइंस एंड टेक की क्लासेस में भी। बाय द वे, ओह, यहाँ पे मैं बताना भूल गया कि अगर आप लोगों को अपने साइंस एंड टेक में प्रॉब्लम है और लग रहा है कि हाँ, साइंस एंड टेक में आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आप डेली जो क्लासेस है, लाइव क्लासेस, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो मुझे आप मैसेज कीजिए, राइट। 2000 रुपया फीस है, और 28 तारीख से, 28 फेब से सारी ठीक है, वो क्लासेस शुरू हो रही है, लाइव होगी, और रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी उसकी, राइट। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज के लिए @help hub
007। यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे और आपको कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर। और जिन जो नए लर्नर है उन्हें बता दें कि पिछले साल भी जो अपन ये कोर्स लिए थे उसमें अराउंड 9 आउट ऑफ 13 क्वेश्चंस डायरेक्ट हिट थे जो प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक के आए थे अपने 9 घंटे के कोर्स से। तो देख लो, अगर ज्वाइन करना है आपने तो आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कई बार पूछा हुआ है कि इनमें से कौन-कौन से ऑब्जेक्ट है जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स एमिट करते हैं, ठीक है? ग्रेविटेशनल वेव्स एमिट करते हैं। अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूं कि क्या आलू से निकलेगा या फिर क्या एक रनिंग मैन से निकलेगा, ठीक है? या फिर क्या एक ब्लैक होल से निकलेगा, ठीक है? या फिर क्या एक स्टिक से निकलेगा? भाई साहब, जितनी भी दुनिया में चीजें एग्जिस्ट करती है जिनका अपना मास है, जो कि ये कैपेसिटी रखती है कि एटलीस्ट थोड़ा ही सही जो स्पेस टाइम फैब्रिक है उसमें बेंड कॉज कर सके, जिनका भी अपना मास है बेसिकली, वो ग्रेविटेशनल वेव एमिट करेगी। समझ रहे हो बात को? तो ये बात याद रखना। साथ में इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है, आपसे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रही है, ठीक है? इनफैक्ट मैं बताऊं, इंसानों से इंफ्रारेड टाइप ऑफ, ठीक है, जो एकदम लो इंटेंसिटी की वेवलेंथ, ठीक है, जो हाई वेवलेंथ और लो इंटेंसिटी की रेडिएशन होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन, वो आप एमिट कर रहे होते हैं 12-13 माइक्रोन के आसपास के, उनका जो है ये रहता है। क्लियर। तो ये बातें याद रखना है, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन वो इस तरीके से बना सकते हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिस इज बेसिकली एन इफेक्ट कि भैया जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट अगर ठीक है चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है, दैट इज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि शो नहीं करता है किसी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इनफैक्ट वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को शो नहीं करता है, ये पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जो है शो करता है। राइट। क्लियर। सो दिस इज अबाउट योर राइट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बहुत टाइम इसमें वेस्ट कर दिया। ये एकदम ठीक है स्टैटिक क्वेश्चन है, आप पॉज करके ये नीचे डाल सकते हैं, मैंने फालतू में इसमें राइट ये ऐड कर दिया। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए माउंट किलिमंजारो पे एक क्लासिक क्वेश्चन है, यहाँ से कुछ अच्छी चीजें हम उठा करके जाएंगे। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? क्या ये इक्वेटर पे सिचुएटेड है एंड इट इज हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन इन द वर्ल्ड? फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है भाई साहब, क्योंकि ये इक्वेटर नहीं बल्कि इक्वेटर के साउथ में सिचुएटेड है। ये देखिए, ये आपका ठीक है तंजानिया है, तंजानिया में आपको माउंट किलिमंजारो मिलेगा, यहाँ आपके इक्वेटर आपकी दौड़ रही है। ये लेक विक्टोरिया है, ठीक है। ये लेक विक्टोरिया की अगर आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज है, तो BRU ब्रू गोल्ड, ठीक है, ये याद रख लेना। बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, ठीक है, ये इसके वेस्ट में है। और इधर आपको केन्या मिल जाएगा और इधर आपको तंजानिया मिल जाएगा। क्लियर। ये है आपके लेक विक्टोरिया, अच्छी है बट यहाँ से काफी अच्छे क्वेश्चन बहुत बार इन्होंने प्रीलिम्स में बनाए हैं कि लेक विक्टोरिया के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है वो कौन है। क्लियर। और एक बात और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अफ्रीका की वो कौन सी रिवर है जिसका नाम सी से शुरू होता है और वो सी कुछ ऐसा है और यहाँ से पास होती है आपकी इक्वेटर। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सी वो रिवर है जो 2 बार बेसिकली इक्वेटर को क्रॉस कर रही है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर। सो ये तो स्टेटमेंट आपकी गई, ये स्टेटमेंट सही है। ये दुनिया में सबसे ऊंचे फ्री स्टैंडिंग माउंटेन्स हैं, ठीक है, फ्री स्टैंडिंग। और इनफैक्ट आपके माउंट किलिमंजारो में आप भरोसा नहीं करेंगे, यहाँ पे अगर किसी ने देखे नहीं है, यहाँ पे बर्फ बर्फ बहुत अच्छी पड़ती है। क्लियर। तो ये काफी ऊंचे माउंटेन्स है, यहाँ पे अफ्रीका में फ्री स्टैंडिंग माउंटेन्स है, वॉल्केनिक माउंटेन्स है। राइट। तो ये कुछ चीजें आपको माउंट किलिमंजारो के बारे में पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, मैथ बेस्ड क्वेश्चन है कि अराल सी जो है सेंट्रल एशिया में सिचुएटेड है, इनमें से कौन सी 2 कंट्रीज उसे बॉर्डर करती है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। भाई साहब, आंसर आपको पता हो जाना चाहिए, ये तो आपने एलिमिनेट करना ही है। जिनको नॉलेज, ठीक है, जिनको पता है उनको पता है, इसमें आप कोई ट्रिक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जिन्हें पता है कि मिनिमम कजाकिस्तान तो होगा ही। राइट। तो कू याद रख लेना, अराल सी कू, ठीक है, अराल सी कू याद रख लेना। अब अराल सी पे बार बार वो क्वेश्चन पूछते हैं, एक बार उन्होंने पूछ लिया कि इनमें से कौन सी वो वाटर बॉडी है जो रिट्रीट कर रही है, ठीक है, जो सूख रही है, लगातार सूख रही है।
2016-17 का ही ये क्वेश्चन है प्री का, तो अराल सी वो आंसर था उसका, राइट। ये आपका अराल सी है, ठीक है। यहीं पे आपको अमू दरिया और सिर दरिया, दो दरिया यहाँ पे आपको फॉल करते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अंदर वो जाते हैं अराल सी, लेकिन फिर भी ये सूख रहा है, राइट। और ये एक लवणीय झील है, राइट। तो ये एक सॉल्ट लेक है, और उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान इसको जो है बॉर्डर कर रहे हैं। इसी के बगल में आपको मिलेगा यहाँ पे कैस्पियन सी। आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सी रिवर है जो रशिया से होते हुए आती है और कैस्पियन सी में, ठीक है, एक बड़ी रिवर है, वो इसके अंदर एंटर कर जाए। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और कैस्पियन सी दुनिया की सबसे बड़ी इनलैंड वाटर बॉडी है, ये आपको चीजें याद रखनी है। कैस्पियन सी की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है वो कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान नहीं है, ये याद रखना। उज्बेकिस्तान लैंड लॉक्ड कंट्री है। इनफैक्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे दुनिया में ना दो ही डबल लैंड लॉक्ड कंट्रीज है, वो कौन कौन सी है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो देखो, ठीक है, कैस्पियन सी को बॉर्डर करने वाला रशिया तो याद रख लेना, ठीक है, रशिया इधर छाएगा। रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ठीक है, ये अगेन के टी आर, यहाँ पे ये कुछ ऐसे याद रख लेना, आर के टी। तो रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, फिर आपका ईरान आएगा। ये याद रखना यहाँ अजरबैजान। अर्मेनिया से इसे कंफ्यूज मत कर देना, समझ लो, वो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करवाएगा अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। अर्मेनिया लैंड लॉक्ड है, वो कहीं ओशन से बॉर्डर शेयर नहीं, या किसी भी बड़ी वाटर बॉडी से वो बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है। और अजरबैजान तो, ये अर्मेनिया अजरबैजान का एक क्राइसिस चला हुआ है, ठीक है, रिगार्डिंग योर यार मैं डिस्प्यूट का नाम भूल गया। दैट इज बेसिकली मिन्स्क ग्रुप वगैरह, इसके रिगार्डिंग आपके फॉर्म किए गए थे, और पिछले साल ये प्री में भी आया था। योर नागोर्नो कराबाख, राइट। नागोर्नो कराबाख का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी इसी चीज से रिलेटेड है। तो अजरबैजान इस साइड है, अर्मेनिया आपके, ठीक है, एक तरीके से लैंड लॉक्ड है, फुली लैंड लॉक्ड है, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और दूसरी बात ये कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया के अलावा और ईरान के अलावा, ईरान रीसेंट मेंबर है। आप मुझे बताएंगे कि सेंट्रल एशिया की इन कंट्रीज में कौन सी वो कंट्री नहीं है जो एससीओ का मेंबर है, जो एससीओ का मेंबर नहीं है, कौन सी वो कंट्री है। इन 5 कंट्रीज में से सिर्फ 4 ही एससीओ के मेंबर्स हैं, के के टी यू। आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सा वो टी वाला मेंबर है। तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में से कौन बेसिकली एससीओ का मेंबर नहीं है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि जो रेट्स का फ्रेमवर्क है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर चलता है, ठीक है, रीजनल एंटिटी स्ट्रक्चर। आई होप इससे काफी सारी चीजें हम साथ में रिवाइज कर पाए होंगे। ये देखो अराल सी है, श्रिंक कर रहा है, और ये अकेली चीज नहीं है। 2022 का पेपर उठा के देख लेना, आपको ना ये लेक फुगवी बाइन जो कि माली में है, ये सीधे डायरेक्ट हिट क्वेश्चन वहां पे आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने आसान सारा काम कर दिया हुआ है। जितनी भी दुनिया की बड़ी लेक्स है जो कि रिट्रीट कर रही है या फिर एक तरीके से बोले सूख रही है, वो यहाँ मैंने एक ही जगह लिख दी। लेक पूपो याद रख लेना, बोलीविया। आप मुझे बताएंगे कि एक लिथियम ट्रायंगल चल रहा है, ठीक है, न्यूज में रहता है, ये साउथ अमेरिका या फिर लैटिन अमेरिका में कौन 3 वो कंट्रीज है जो इसका पार्ट है, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो लेक पूपो आपको मिलेगा बोलीविया में। उर्मिया याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि भाई साहब ये ना 90% सूख चुकी है, ईरान में है, सॉल्ट वाटर लेक है। लेक मीड याद रख लेना, ओनेज याद रख लेना, और ग्रेट सॉल्ट लेक याद रख लेना। ये तीनों यूएसए में आपको देखने को मिलेगी, क्लियर। और ये डेड सी, ये तो पता ही है सबको, ठीक है, इसराइल जॉर्डन इनके इसके बीच के बॉर्डर में आपको ये मिलेगा डेड सी, ठीक है। आपकी जॉर्डन रिवर वगैरह इसी से रिलेटेड है। अराल सी हमने देख लिया। फूगी बाइन ये ऑलरेडी पूछा हुआ है पीवाईक्यू में, फिर से आ सकता है, माली में है, न्यूज में रहती है ये। और ये पोयांग लेक भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, चाइना में है। ये सब जो है ये सूख रही है। लेक तंगनई का, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कहाँ की है। और ये लेक चार्ड है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऑस्कर दूंगा मैं उनको जो ये बता नहीं पाएंगे कि लेक चार्ड कहाँ है। राइट। तो आगे बढ़ते हैं। गैलापागोस आइलैंड मैंने आपको पिछले साल बताया था, पता नहीं कितनों को याद रहा होगा, कितनों को नहीं याद रहा होगा।
जो लोग मेरे साथ वो एनवायरनमेंट के पीवाईक्यू किए थे, मैंने उनको बोला था कि गैलापागोस आइलैंड पढ़ के जाना। स्पेशली मैंने एक और चीज़ आपको गैलापागोस आइलैंड के बारे में बताई थी, ये बहुत स्पेशल आइलैंड है, बताएँगे भी। अभी इसके बारे में ये स्टेटमेंट पढ़ो, दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी, दे आर पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन नेशन पेरू। ये गलत है, ये सही है। ये सभी को पता है कि वोल्केनिक एक्टिविटी है बेसिकली, ठीक है। पैसिफिक ओशन में मेनली जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, वहां पे आपको वोल्केनिक एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ गैलापागोस है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, ठीक है। और ये इक्वेडोर का पार्ट है, याद रखना है। गैलापागोस आइलैंड एक दो साल पहले इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि चाइना, भाई साहब, चाइना के कुछ मछुआरे हैं, वो मतलब थोड़ा ज्यादा हुक्का पानी हो गया उनका, और वो ये फिशिंग करते करते इधर पहुंच गए, गैलापागोस पहुंच गए। और फिर चाइना बोलते हैं कि हाँ हम फिशिंग करते करते आए और ये गलती से इधर एंटर हो गए। जब इक्वेडोर ने ये मामला उठाया कि हमारे आइलैंड में तुम क्या कर रहे हो गए, तो ये इसलिए भी न्यूज में था। और पिछले साल इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि स्विट्जरलैंड का एक बैंक है, ठीक है, क्रेडिट स्विस, ये एक इन्वेस्टमेंट बैंक है। तो इसने इक्वेडोर के साथ एक डील साइन करी कि भैया हम गैलापागोस में मिल करके इन्वेस्ट करेंगे इसके रिस्टोरेशन के लिए, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है इतना ज्यादा ये आइलैंड, क्योंकि इसी आइलैंड में जो है, इसी आइलैंड की बायोडायवर्सिटी से ओत-प्रोत होकर के जो आपके चार्ल्स डार्विन जी हैं, तो वो अराउंड 1835 के आसपास वो यहाँ विजिट किए थे और यहीं पे उनका जो एवोल्यूशन की थ्योरी है, वो यहाँ से वो इंस्पायर हुए थे, यहाँ उन्होंने पहली बार दी। पिछले साल मैंने आपको बताया था भाई साहब, ये अगली बार आ सकता है क्योंकि गैलापागोस पेंगुइन जो है, ये एक बहुत स्पेशल चीज़ है भाई ये। गैलापागोस पेंगुइन ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पेंगुइन स्पीशी है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि पेंगुइन ना नॉर्मली आपको सिर्फ साउथ पोल में मिलेंगे, नॉर्थ पोल में नहीं मिलेंगे। और ये गैलापागोस पेंगुइन सिर्फ अकेले ऐसे पेंगुइन स्पीशी है जो कि इक्वेटर के नॉर्थ में कहीं मिलेगी। राइट, कहाँ? गैलापागोस आइलैंड में, इक्वेटर के बिल्कुल पास। और ये मतलब बर्फ बर्फ में उतनी रहती नहीं है, ये मेनली आपको, ठीक है, ये ओशन में देखने को मिलेगी, ये पेंगुइन स्पीशी। पेंगुइन सिर्फ साउथ पोल में या अंटार्कटिका में नहीं रह रहे हैं, वो गैलापागोस आइलैंड में भी रह रहे हैं। और ये एंडेंजर्ड कैटेगरी के हैं, जो गैलापागोस वाले पेंगुइन है ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुके हैं, सिर्फ 2000 के आसपास जो है। ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का ये जो वेबसाइट है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, उनका ये वेबसाइट से इंफॉर्मेशन पूरी ली गई है। छोटे पेंगुइन होते हैं लेकिन पेंगुइन हैं तो हैं। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। आई होप ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपकी रही होगी। ऐसी ही चीजें अगर आपको जानते रहना है तो आप साइंस एंड टेक का कोर्स जो है अगेन मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पे मिल सकते हैं उसके रिगार्डिंग। परसों से क्लासेस वैसे भी शुरू होनी है। एंशियंट सिटी ऑफ तक्षशिला इज सिचुएटेड इन विच वन अमंग द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। ये आपके लिए रिसर्च वर्क है, करो जरा थोड़ा, है ना। देखो जरा कि तक्षशिला आपको कहाँ जैसे मिलेगा। राइट। तो एक तो ये भी एक कंफ्यूजन है ना। नॉर्मली हमें लगता है कि तक्षशिला जो है ये अफगानिस्तान के एरिया में ज्यादा आपको, ठीक है, पाया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की कौन सी प्रोविंस है बेसिकली जहां आपको ये मिलेगा। राइट। तो आई होप ये जो सीरीज है ये थोड़ी बहुत आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर पा रही होगी। और अगर कर पा रही है तो कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करते रहिए। राइट, आप लोग ना कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है सही में बताऊं तो। राइट, इस पीपीटी को बनाने में, ठीक है, ये सब चीजें डिस्कवर करने में, बनाने में मेरा अपना बहुत, ठीक है, अराउंड, ठीक है, 1 डेढ़ घंटा लग ही जाता है इन सब चीजों में। ऊपर से रिकॉर्ड भी करना होता है, तो आप फिर कमेंट नहीं कर रहे होते हैं। मतलब कमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि बहुत बढ़िया, नो, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में उसका पार्टिसिपेशन आप कीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बाकी जो करना है वो करिए। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज, लव यू ऑल।